अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको मालूम है कि एक मुतनाज़ किस्म की आइनी तरमीम करना चाहती है हुकूमत, और इसके लिए दिन रात भाग दौड़, हर वक्त मुलाकातें और ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और आज तो कभी इम्कान था कि ये वारदात अचानक से डाल दी जाएगी, जो एक माहौल बन गया था। वो क्या माहौल था, किसको बंद गाड़ी में, काले शीशों वाली गाड़ी में लाया गया, जैमर्स क्यों काम करते नज़र आए, फ़ोन क्यों बंद हो गए, ये सब एकदम इतना पुरअसरार तरीके से क्यों हो रहा था, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जलसे से जो खिताब किया है उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिटवीन द लाइंस कह क्या रहे थे। इसके साथ साथ जी बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, जहाँ पर आज उनका एहतजाज था, कितना कामयाब हुआ या नाकाम, थोड़ी बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि आइनी तरमीम के हवाले से क्या इमरान खान साहब से एक अहम मुलाकात होने जा रही है, इसके ऊपर खसूसी बात करेंगे। और बस जी यही कुछ है आज के व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात ये करते हैं कि आज भी मौलाना फजल रहमान साहब के घर में तांता बंधा रहा। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आए बैठा रहा, हामिद खान साहब भी आज मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, तो जो बाकी लोग ऑलरेडी होते ही हैं हमेशा हर मुलाकात में, तो वो भी मौजूद थे। काफ़ी लंबी डिस्कशंस यहाँ पर चलती रहीं और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू के बाद बैरिस्टर गौहर ने एक बात कही कि जी हम एक हतमी मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अब ये बात कह रहे थे बैरिस्टर गौहर, लेकिन बाद में सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी तरदीद की है। वैसे उन्होंने कहा कि अभी किसी हतमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक नहीं हुआ पीटीआई का, और पीटीआई कर भी नहीं सकती ऐसा कोई इत्तेफाक जब तक कि इमरान खान साहब की अप्रूवल ना हो। अब ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंत है जो कि बहुत दिनों से लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या वजह है पीटीआई ये मुलाकातें करती फिर रही है, क्यों इनसे बात करती है, ये जो खुसूसी कमेटी बनाई गई थी आइनी तरमीम की उसमें जाके शिरकत ही क्यों करती है जब इन्हें किसी इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनना है। तो इसकी एक बड़ी साफ सी वजह ये थी कि पीटीआई ने इस तरीके से ना सिर्फ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को पूरी तरह इंगेज रखा, मौलाना ने आगे से हुकूमत को इंगेज रखा, और इस तरीके से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये पूरा 1.5 महीना गुजार लिया है। ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि अगर शुरू में ही ये बात हो जाती कि होनी ही नहीं है तो फिर मौलाना भी बिल्कुल अकेले होते, और फिर मौलाना को ये पता होता कि फिर 2-4 मेंबर्स तो इनको चाहिए होंगे पीटीआई के, वो तो ये किसी तरह अरेंज कर ही लेंगे, तो फिर मौलाना भी शायद इतना ज़्यादा डटकर ना स्टैंड ले पाते। लेकिन पीटीआई मुसलसल मौलाना के साथ मौजूद रही, मौलाना भी डटे रहे, उनको भी बिल्कुल क्रेडिट जाता है। तो इस तरह मिल के इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई और इस तरीके से इन्होंने भरपूर अंदाज से इसको टाइम को निकाला है। अब सिर्फ आखिरी चंद दिन बाकी हैं, और इसमें अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बात करूं तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन हैं मजीद, जिसके अंदर अब ये हतमी फैसला होना ही होना है, और इसके बाद अब कोई इनके पास फिर ऑप्शन नहीं होगा। हुकूमत जो है वो इस बात पर अब डटी हुई है कि डू और डाई है उनके लिए, तो अपोजिशन भी यहाँ पर इसी तरह डटी हुई है कि वो भी कहते हैं कि हम ये तरमीम नहीं होने देंगे। तो आज क्या हुआ जी, हुआ ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जब पीटीआई के वफ्द से मुलाकात कर रहे थे तो वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आ गए, और फिर उसके बाद मौलाना ने यकीनन ये जो मौक़िफ़ है पीटीआई का बिलावल के साथ शेयर किया कि जी वो तो हतमी तौर पर इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं। मौलाना ने उन्हें कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तफ़ाक़ राय से तरमीम हो, इसलिए पीटीआई को भी शामिल करना चाहिए, और वो अपने तौर पर तो ये फ़ैसला करेंगे नहीं, तो लिहाजा इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात जो है वो लाजिम है। अब एक आप बात देखिए, बड़ी दिलचस्प बात, कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लगवाई क्यों गई थी कि जब तक आइनी तरमीम ना हो जाएं इमरान खान साहब से कोई ना मिले ताकि वो कोई हिदायत ना दे सके। और अब सिचुएशन वहाँ पर आ गई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा या उसके बगैर फ़िलहाल ये आइनी तरमीम बिल्कुल फंस के रह गई हैं, क्योंकि मौलाना कह रहे हैं कि पीटीआई शामिल हो और पीटीआई कह रहे हैं कि अडयाला के कैदी की हाँ के बगैर हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी सूरत हाल जब बिलावल के सामने रखी गई तो बिलावल भी ये कहने पे मजबूर हुए कि फिर ठीक है हम इनकी मुलाकात करवा देते हैं। तो वो आइनी तरमीम जिसकी वजह से मुलाकातें बंद हुई, अब उन्हीं आइनी तरमीम को पास करवाने के लिए मुलाकात खोली भी जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बात का बाकायदा जलसे में इजहार भी किया कि जी मैंने तो मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया, मुझे नहीं पता अब मुलाकात
मुलाकात हुई है या नहीं हुई, तो अब देखना यह है कि आज के रोज़ ये मुलाकात हो जाती है या नहीं, क्योंकि बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आकर ये बात की कि जी हमारी चेयरमैन इमरान खान साहब से जब बात हो जाएगी तो फिर ही हम इसके ऊपर हतमी फ़ैसला करेंगे कि हमने इस पे वोट करना है या नहीं करना। लेकिन इस सारे मामले पर जितनी डिस्कशन हुई है मौलाना के साथ, उस हद तक हमने मौलाना की बहुत सारी तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब का स्टेटमेंट था। तो आज अगर इमरान खान साहब से इस मुद्दे पे मुलाकात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पहले तो ये सबसे बड़ी जीत है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर आप इस मुल्क में कानून साजी नहीं कर सकते। तो हतमी जो फैसले हैं आपको वो वहीं से जाके अडयाला के एक सेल से ही लेने पड़ते हैं। मुल्क में एहतजाज होना है या नहीं होना, मुल्क में SCO कॉन्फ्रेंस सुकून के साथ होनी है या नहीं होनी, तो मसले आपको जाके सारे उसी के आगे रखने पड़ते हैं और उसी के फैसले से फिर आपको आगे चलना पड़ता है। तो आपने जेल में उसे बंद ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उसी के फैसलों के मोहताज हैं, पाबंद हैं, या कम अज़ कम उसके फ़ैसलों से इस हद तक मुतासिर ज़रूर होते हैं कि उसको लूप में लिए बगैर आपका भी गुजारा नहीं होता। तो ये एक हकीकत है, इसको मान लीजिए। काफ़ी दफ़ा आपको इसका सामना करना पड़ा है। बहरहाल अब देखना यह है कि हुकूमत इस पे अपने वादे को वफा करती है या नहीं, क्योंकि पिछला वादा तो इन्होंने वफा नहीं किया था और मुलाकात तो नहीं कराई थी उनके पर्सनल नॉलेज की, तो इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा ये तवक्को नहीं है कि ये उनकी मुलाकात करा देंगे। लेकिन बज़ाहिर अगर आइनी तरामीम के लिए बिल्कुल ही नंबर्स पूरे नहीं हैं हुकूमत के पास, तो फिर उस सूरत में हो सकता है कि ये इत्माम हुज्जत के लिए वहाँ भेज दें। हालांकि उन्हें जवाब वहाँ से पता है। मेरा बिल्कुल भी इस पर यह ख्याल नहीं है कि इमरान खान साहब किसी भी ऐसी आईनी तरमीम के हक़ में अपनी जमात को वोट देने के लिए कहेंगे कि जहाँ पर उन्हें ये खदशा हो कि अदलिया की आज़ादी को या चीफ़ जस्टिस की तैनाती को आगे जो है वो हुकूमत या फिर वज़ीर आज़म या किसी भी पार्लिमानी कमेटी के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि इस तरह से फिर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आइंदा ये एक इस तरह का रास्ता खोल दिया जाएगा कि फिर जुडिशरी आपकी पोलिटिसाइज होगी, जुडिशरी आपकी कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी। मैं ये नहीं कह रही कि इससे पहले कभी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ और जुडिशरी हमारी बड़ी आइडियल रही है, लेकिन ये तो फिर आप सीधा सीधा रास्ता ही खोल देंगे, तो उसके बाद तो फिर आज़ाद अदलिया का टोटली कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। तो ये अब मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब ऐसी किसी तरमीम पर राज़ी हो सकते हैं। इन्होंने जो आखिरी तरमीम बनाई थी उसके मुताबिक ये था कि जी जो टॉप 3 जजेस हैं उनका पैनल होगा, उसमें से एक चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन अब उस सारी सूरत में अगर एक कोई चीफ जस्टिस इसको चुना जाता है वो मना कर दे, तो जो भी उससे अगला चीफ जस्टिस होगा यानी 4th नंबर वाला वो ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने तरमीम जो है इस कदर पर्सन स्पेसिफिक बनाई है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरमीम में सीधा सीधा इन्होंने एक ही झटके में 2 सीनियर जजेस को फारिग करने की कोशिश की है। क्योंकि जब ये पैनल आएगा तो ये कोशिश होगी कि जस्टिस याह्या आफरीदी को जो है बना दिया जाए, और इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी, दोनों से एक ही झटके में जान छुड़ा ली जाएगी। उसके अलावा अगर जस्टिस याह्या आफरीदी उसूल पर खड़े होते ये कह देते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि मुझे चीफ जस्टिस बनना है, ये तो मंसूर अली शाह साहब का हक है, तो उस सूरत में आराम से वो कह देंगे कि जी इस तरमीम के मुताबिक तो अगले जो 4th नंबर वाले जज हैं जो कि इस वक्त के हिसाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन रहे हैं, तो जी हम तो फिर उनको बनाने लगे क्योंकि आगे तो फिर तरमीम में यही लिखा है। तो ये अब जो सारी सिचुएशन है इस पर जाहिर है PTI तो किसी सूरत भी नहीं हिमायत कर सकती। हामिद खान साहब ने भी आज बड़ा वोकली ये बात कह दी है मौलाना साहब को भी और बाहर सहाफ़ियों से भी खुलेआम भी कि जनाब मंसूर अली शाह साहब के अलावा हमें कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं है। और इसकी वजह यह नहीं है कि वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं, इसकी ये वजह नहीं है कि हमें उनसे कोई फ़ायदा हासिल होना है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि वो इस वक्त डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, इसलिए कि उनका नंबर है, इसलिए आइन के मुताबिक उनका नंबर है। और अगर उनको टारगेट करके किसी तरह का भी इस अंदाज से पीछे हटाने की कोशिश होगी तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम इसके आगे सीसा पिलाई दीवार बनेंगे। और हामिद खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये इंदिया दे दिया है कि फिर इस सूरत में हमें सड़कों पर आना होगा और हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात सिर्फ हामिद खान साहब की नहीं है, अगर सिर्फ उनकी होती तो शायद हम इसको इतना सीरियस ना लेते। इसमें बाकी जो आपकी वकला कम्युनिटी है वो भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार कर रही है। तो ये काफ़ी वेटेज वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से इमरान खान साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। वो पहले भी जेल में जो आखिरी उनसे गुफ्तगू हुई इस मौजू पे तो उन्होंने यही बात की थी कि मंसूर अली शाह साहब को ही बनना चाहिए। और उन्होंने इस वक्त ये वाज़ेह किया कि मेरी उनसे कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं रही है, ना मेरी मुलाकात रही है, लेकिन मेरिट के ऊपर जिसका हक है, जिसकी बारी है, उसी को बनना चाहिए। तो ये उन्होंने वाज़ेह उस वक्त कर दिया था। बहरहाल जी देखते हैं अब इमरान खान साहब से ये मुलाकात हो पाती है या नहीं। लेकिन इस दौरान
जब ये सब कुछ हो रहा था, बड़ी मज़े की बात ये है कि अचानक से सेनेट और कौमी असम्बलियों के इजलास तो आपको पता है कि बुलाए ही गए थे, यहाँ पर बड़ी हलचल शुरू हो गई और अचानक से ये खबरें आने लगी कि जी वफाकी काबीना का इजलास हो गया है, वहाँ पे तरमीम का मुसवदा रख दिया गया है। इवन ये तक खबरें चलवा दी गई कि वो मुसवदा पास हो गया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, कोई मुसवदा आईनी तरमीम का पास नहीं हुआ था, लेकिन ये खबरें चलवाई गई और फिर यकायक ये कहा जाने लगा कि जी आज ही अभी सेनेट में ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी और फिर एकदम से मोबाइल सिग्नल्स गायब हो गए, एक अजीब पुरअसरार सी खामोशी छा गई, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था पार्लियामेंट की राहदारियों में और ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, एक अजीब सा सकूत तारी था। इतने में कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक, और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे नाम लूँगी कमर महकन साहब का, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि जी एक गाड़ी यहाँ पर दाखिल हुई जो कि काले शीशों वाली थी, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन लोग हैं, लेकिन उनके ज़राए ये बताते हैं कि अंदर 6 सेनेटर्स थे और ये मुबैना तौर पर वही सेनेटर्स थे कि जिनको हुकूमत ने अपने काबू में कर रखा है। अब वो बखुशी अपनी डील के तहत उनके साथ हैं या वो अगवाशुदा हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ये वो सेनेटर्स थे जो कि अपनी जमातों से राब्ते में नहीं थे। इनमें 2 सेनेटर्स मुबैना तौर पर PTI के थे, 2 जो थे वो JUIF के थे और 2 जो हैं वो BNP के थे। तो ये उनकी खबर है। बहरहाल उसके बाद ये सेनेटर्स हजरात जो थे इनको किसी ख़ास चैम्बर में महफूज तरीके से पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर जब तकारीर शुरू हुई सेनेट में तो अंदाज़ा ये हुआ कि JUIF इस मामले पर काफ़ी सीधी होकर आई और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो यहाँ पे खिताब किया उन्होंने ठीक ठीक सुना दी कि अगर आपने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पे तरमीम करने की कोशिश की तो फिर आप भूल जाएं हम आपके साथ क्या करेंगे। उन्होंने फिर ठीक ठाक उनकी ज़रा तबीयत साफ़ की और इन्हें भी ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर अगर हमने अभी इस वक्त किसी तरह धौंस धांधली और ज़बरदस्ती करके ऐसी कोई ब्लफ खेलने की कोशिश की तो इसका शायद रिज़ल्ट अच्छा ना हो और मौलाना बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए, क्योंकि मौलाना को ये सड़कों पर लाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इनको पता है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, अच्छे खासे हज़ारों 60-70 हज़ार की तादाद में उनके बच्चे एक कॉल पे जो है पहुँच जाएंगे, तो वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो गले पड़वाना नहीं चाहते, इसलिए वो हर सूरत चाहते हैं कि मौलाना को किसी तरह भी राम करके साथ ही रखें। और इसी बात का इंदिया जो है वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपने खिताब में दिया, जो कि हैदराबाद में वो कर रहे थे 18 अक्टूबर सानिया कारसाज के हवाले से। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मेरी कोशिश तो यही थी कि इत्तेफाक राय से ही ये तरमीम पास हो, हर तरह हमने आपकी बात को अकोमोडेट किया। आपने कहा कि जी आईनी अदालत नहीं चाहिए, हमने वो भी, उससे भी हम पीछे हट गए। आपने कहा कि जी हमें ईसा नहीं चाहिए, ईसा नकवी नहीं चाहिए, फ़ाइज़ ईसा नहीं चाहिए, हमने उससे भी पीछे हट गए। और फिर आपने जो जो मुतालबे करते गए हमने उसके ऊपर आपकी बात का मान रखा। आपने कहा कैदी से मुलाकात करा दी जाए, मैंने उसका भी बंदोबस्त करा दिया। अब आप भी अपनी बात का मान रखें और वादा पूरा करें और आईनी तरमीम में वोट दें। और लेकिन इसके साथ ही, इस दरख्वास्त के साथ ही उन्होंने धमकी भी लगा दी। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूर ना करें उस रास्ते पर जाने पे कि जहाँ पर मुझे, ये बड़ी ख़तरनाक बात की उन्होंने, कि मुझे उस रास्ते पर जाने पर मजबूर ना करें कि जहाँ पर मुझे नून लीग की हिमायत और उनके एक्स्ट्रा मेंबर से ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो है वो कोई तरमीम करनी पड़े। तो ये एक बड़ी बारीक सी धमकी दे डाली, बल्कि खुली धमकी दे डाली बिलावल ने। यानी उनका मतलब ये था कि फिर हमें किसी भी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती कोई एक्स्ट्रा लोगों को ख़रीद के कुछ भी करके, मतलब जो वो हो ही रहा है ऑलरेडी, तो अगर हमें उस तरह करके भी फिर तरमीम करनी पड़ी तो फिर कल हमसे शिकवा मत कीजिएगा, हम फिर कर गुजरेंगे, क्योंकि हम हर सूरत ये काम करने वाले हैं। अब यहीं से ये जो अर्जेंसी है, जो इसकी इस कदर शिद्दत है, वही ये बता रही है कि ये आईनी तरमीम किस कदर हुकूमत के लिए एक लाइफ लाइन है। और ये कहीं से भी अदलिया या आवाम के मफाद में इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके ज़ाती मफादात हैं। इक़्तिदार को तवालत और दवाम बख्शने के लिए इनको अपनी पसंद के जजेस अपने हाथ में चाहिए, और उसी लिए ये तमाम हिलो हुज्जत भी है, ये तमाम चीज़ें भी हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 3 रातें हो गई हैं इन लोगों को कि ये लोग सो नहीं रहे हैं, जब देखो इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी मौलाना के साथ एक फ़ाइनल मुलाकात बिलावल जरदारी साहब की होनी है और उसमें वो फ़ाइनल उन्होंने कहा है कि जी मैं बात करूंगा, नहीं तो फिर हमसे जो बन पड़ेगा फिर हम करेंगे। तो अब ये बात जो है वो बिल्कुल दू बदू आ गई है। अब
اگین جہاں اتنا ٹائم مولانا نے ڈٹ کے گزار لیا وہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا مزید کتنا ٹائم جو ہے وہ ڈٹ کے گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ ایک دن اور مزید اسی طرح سے بھی گزرے، کیونکہ کل یہ بھی صبح جو ہے واضح ہوگا کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی بھی کسی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اس کے بعد جی آخر میں صرف اتنی بات کریں گے کہ آج جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، ویسے تو یہ ایک فیک نیوز کے معاملے پر خود بھی پہنچی ہوئی ہیں عدالت عالیہ میں، اور چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو انصاف دلانے کے لیے کافی پرعزم بھی نظر آ رہی ہیں. اچھی بات ہے، ملنا چاہیے انصاف. لیکن یہ خود کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ ہر وقت یہ آ کر ہر پریس کانفرنس میں کوئی آدھا گھنٹہ لیکچر دیتی ہیں اس بات کے اوپر کہ جی مخالف جو جماعتیں ہیں اور جو حکومت کے یوٹیوب پہ یہ سوشل میڈیا پہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بڑے فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ وہ. اور سب سے زیادہ ویسے فیک نیوز یہ خود پھیلا رہی ہوتی ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا تھا یہ کہہ کے کہ جی یہ ایک حالانکہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انفارمیشن منسٹر، مطلب ایک کوئی بھی ٹرول اکاؤنٹ کرے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی صحافی غلط فہمی میں کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مطلب آپ انفارمیشن منسٹر ہیں اور آپ جان بوجھ کر ایک فیک اسکرین شاٹ کو اس طرح سے ٹویٹ کریں، اس کے اوپر کیپشن لکھ کر. اس میں ہے کیا کہ بیسکلی مبینہ طور پر جس نے بھی وہ اسکرین شاٹ ایڈیٹڈ بنایا تھا کہ جی جیسے اس میں شہباز گل، اظہر مشوانی، عالیہ حمزہ یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کس بات پر کہ جی یہ جو طلبہ کا احتجاج ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پوری طرح پرتشدد کرنا ہے، یہاں پہ ہنگامے برپا کرنے، یہ وہ، اور یہ ساری ڈسکشن وہ چیٹ کے اوپر کر رہے ہیں. اور وہ چیٹ جو ہے وہ لیک ہو گئی اور وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری جو ہے وہ فیک چیٹ تھی. اور یہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کو ٹویٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں دیکھیں جی پروپیگنڈا ان کا ایکسپوز ہو گیا اور یہ اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہی ہے. حالانکہ یہ خود سب سے بڑا اس وقت یہ ایک پروپیگنڈا تھا ایک منسٹر کی طرف سے کہ آپ اس طرح کا ایک فیک شاٹ لگاتے ہیں. اس کے اوپر ویسے عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گی اور وہ بھی کہیں گی کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہو، کیونکہ انہوں نے بھی ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بڑی ویسے افسوسناک بات ہے کہ ہر وقت لیکچرنگ آپ یہ دیں کہ جی فیک نیوز بہت ہے، یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا یہ کرتا ہے، اور خود آپ جب آتے ہیں وہ آپ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ویسے بائی دا وے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہوں یا نون لیگ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس قسم کی پروپیگنڈا چیزیں جو ہیں وہ چلی ہوں. آج بھی ایک اور میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف جو صحافی ہیں، عمران ریاض، معید پیرزادہ اور کچھ لوگوں کے ان کے ایڈیٹڈ انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹس کے جو مختلف پوسٹس تھیں اس کے اوپر ایک پوسٹ بنائی ہوئی تھی کہ اسی سلسلے میں یہ اب ہر صورت کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو طلبہ کا احتجاج ہے اس کو جوڑیں اس بات سے کہ جی پی ٹی آئی اور ان کے کوئی حامی یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس طریقے سے اس کو پرتشدد کرنا چاہتے تھے اور یہ وہ، اور وہ ایڈیٹڈ اس میں خود سے لفظ شامل کیے ہوئے تھے. اور یہ کوئی اتنی یعنی آپ دیکھیں ان کی دو نمبری بھی اس قدر نالائکی سے کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے پکڑی جاتی ہے. آپ جب جا کے دیکھیں گے ایکس پر ان کی ٹائم لائن پر تو جو اصل انہوں نے لکھا ہوگا ظاہر ہے وہ تو موجود ہوگا، 2 منٹ میں پکڑا جائے گا کہ آپ نے اس میں کیا 2 نمبری کی ہے. لیکن پھر بھی کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس قسم کی 2 نمبریاں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور پھر آپ کو شرم بھی نہیں آتی اور پھر اوپر سے آپ دوسرے پہ اس کا الزام بھی لگاتے ہیں. تو یہ ہے ان کی اصلیت. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.